हेलो लर्नर्स। हमारा आज का लेक्चर होने वाला है अबाउट नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो टीचर्स हैं उनके लिए कौन से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं क्या, इसकी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं यहाँ पर आज के वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अच्छा, सबसे पहली चीज़ अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास डेफिनेशन देखेंगे, तो एज आफ्टर डेफिनेशन डेफिनेशन के हमारे अंदर हमारे पास ये चीज़ है कि अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रिफर्स टू द क्लियरली डिफाइंड सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हम किसे कहते हैं? प्रोफेशनल हम कहते हैं सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन को। एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन, किसी भी प्रोफेशन के अंदर जो पर्सन इन्वॉल्व है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आम लोगों की, गवर्नमेंट की। सो एक्सपेक्टेशंस का जो सेट है, उस एक्सपेक्टेशंस को हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का नाम देते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे तो आगे बात की गई है दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड एथिक्स दैट एजुकेटर्स मस्ट possess। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एजुकेटर्स के हवाले से, टीचर्स के हवाले से। तो टीचर्स के हवाले से क्या है? सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस को हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। और उन एक्सपेक्टेशंस के अंदर है क्या? उन एक्सपेक्टेशन के अंदर ये है कि टीचर्स के पास नॉलेज कौन सी होनी चाहिए, टीचर के पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, टीचर का एटीट्यूड किस तरह से होना चाहिए, टीचर के अंदर कौन से एथिक्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर्स के लिए डिस्क्राइब की गई हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में। टीचर्स के अंदर नॉलेज किस लेवल की होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, कौन से स्किल्स होने चाहिए, और कौन से एटीट्यूड्स हैं, कौन से एथिक्स हैं जो टीचर के पास होने चाहिए, कंपलसरी, मस्ट पजेज। और ना सिर्फ वो चीज़ें होनी चाहिए बट वो उन्हें सही तरह से डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सके। डिमॉन्स्ट्रेट किस तरह से कि इम्प्लीमेंट कर सके, यूज़ कर सके अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर। तो ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। उसके बाद अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का काम क्या है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स किस तरह से हेल्प करते हैं टीचर्स की। तो सबसे पहले ये है जनरल, अगर हम बात करें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के स्कोप की या हेल्प की, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि गाइड टीचर ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही हमारे पास जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है और टीचिंग स्किल्स की जो एवोल्यूशन होती है, टीचर्स के हवाले से जो एवोल्यूशन हम करते हैं, वो इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होती है। सो पहली चीज़ ये है कि ये गाइड करता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास हैं वो गाइड करते हैं टीचर ट्रेनिंग को। हमारी सारी टीचर्स ट्रेनिंग होती है और जो टीचर्स की एवोल्यूशन होती है वो सारी डिपेंड करती है इन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। इन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही ट्रेनिंग्स को अरेंज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और उन्हें एवोल्यूट भी इन 10 स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे किया जाता है। सो फर्स्ट बेनिफिट हमारे पास ये आता है, ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हमें टीचर ट्रेनिंग को मैनेज करने में, डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं और एवोल्यूट करने में हेल्प करते हैं। नंबर 2 पॉइंट, एंश्योर क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पे क्या बात हो रही है? एंश्योर क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग। हम यहाँ पे ये इंश्योर कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कि टीचर्स जब टीचिंग कर रहे हैं तो उनकी टीचिंग इफेक्टिव हो, टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो क्वालिटी के हिसाब से बेहतर हो, इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके टीचर, इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग कंटिन्यू रहे हमारे पास। और वो कब होगी उसको इंश्योर करना, कब होगी वो? जब टीचर्स जो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, टीचर्स से एक्सपेक्टेशंस जो की गई हैं उनको टीचर फुलफिल कर रहा है। तो ये भी एक हमारे पास बेनिफिट है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, इंश्योर क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग। नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास, प्रोमोट प्रोफेशनल ग्रोथ एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल ग्रोथ को प्रोमोट करता है। हमारे पास जो सीपीडीज होते हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो टीचर्स जो हैं वो इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं। जो भी न्यू मॉडिफिकेशंस आ रही होते हैं उससे खुद को अवेयर रख रहे होते हैं।
या प्रोफेशनली खुद को स्ट्रॉन्गर बना रहे होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। सो एक ये चीज़ है प्रोमोट प्रोफेशनल ग्रोथ, टीचर्स की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसको हम प्रोमोट कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की सूरत में। और दूसरा ये है कि अकाउंटेबिलिटी, टीचर्स के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होता है कि टीचर जो है वो खुद को अकाउंटेबल कंसिडर करता है, खुद को मानता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन चीज़ों को समझता है कौन सी प्रैक्टिस हो रही है जो टीचर के अंडर हो रही है, टीचर के अंडर है, ये सारी चीज़ें टीचर टीचर के पास क्लियर होती हैं। अगर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है तो टीचर को पता है कि सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर टीचर का ही रोल है बच्चों को सब्जेक्ट मैटर नॉलेज देना, समझना, समझाना, असेस करना। सिमिलरली कम्युनिकेशन के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं, मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं, आईसीटी के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर टीचर जो है वो खुद को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करता है। टीचर के लिए ये एक अकाउंटेबिलिटी का वर्क करते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, तो ये हमारे पास हैं जी ओवरऑल यहाँ पे एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं कौन से और कौन कौन। ओके, नंबर वन थिंग यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो 10 स्टैंडर्ड्स हैं टोटल। 10 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो टीचर्स के लिए सेट किए गए हैं। उन 10 स्टैंडर्ड्स में से अगर देखें वन बाय वन उनके नाम देखते हैं। पहला है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, दूसरा है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीसरा नॉलेज ऑफ इस्लामिक वैल्यूज एंड सोशल लाइफ स्किल्स, चौथा इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, पांचवा है हमारे पास ये असेसमेंट, छठे नंबर पे है लर्निंग एनवायरनमेंट, नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आईसीटी, एंड उसके बाद है कोलाबोरेशन एंड पार्टनरशिप। देन आता है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद है जी टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। तो ये 10 स्टैंडर्ड्स हैं जो टीचर्स के लिए ज़रूरी हैं। टीचर्स जो हैं उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो टीचर्स हैं उनके अंदर ये 10 चीज़ें होनी कंपलसरी हैं। टीचर्स से ये एक्सपेक्टेशन रखी गई है पाकिस्तान में कि टीचर्स इन सारी चीज़ों के हवाले से स्ट्रॉन्ग हो। टीचर के पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज हो, टीचर को ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से पता होना चाहिए, इस्लामिक वैल्यूज़ और सोशल लाइफ स्किल्स हैं उनके हवाले से टीचर को पता होना चाहिए, टीचर को इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग और स्ट्रेटजी मेकिंग के हवाले से पता होना चाहिए, असेसमेंट का पता होना चाहिए, लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है वो पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन में टीचर अच्छा होना चाहिए, आईसीटी के यूज़ का पता हो, कोलाबोरेट कर सके, पार्टनरशिप बना सके, और सीपीडी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो सके और करता रहे, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे, और टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश की टीचिंग के हवाले से भी टीचर मस्ट अवेयर हो। तो ये 10 स्टैंडर्ड्स हैं, ये 10 एक्सपेक्टेशंस हम इन्हें बोल सकते हैं जो टीचर्स पाकिस्तान के टीचर से रखी गई हैं। और एज अ टीचर हमारी भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये 10 स्टैंडर्ड्स जो हैं इनको अंडरस्टैंड करें और खुद की अकाउंटेबिलिटी, खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अंडरस्टैंड करें और इन सारी चीज़ों पे वर्क करें एज अ टीचर। ओके, सो ये 10 स्टैंडर्ड्स हैं। अब वन बाय वन सारे स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि ये किस तरह से हैं और क्या डिमांड है इनकी हर स्टैंडर्ड की। अच्छा, हर स्टैंडर्ड के अंदर हम वन बाय वन देखेंगे और हर स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर पहली चीज़ जो है हमारे पास दैट इज़ अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट। पहले यहाँ पे बात की गई है अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर वन थिंग, कोर कॉन्सेप्ट क्या है सब्जेक्ट्स के हवाले से, बेसिक कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं वो टीचर को पता होना चाहिए, एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, किस नौयत का सब्जेक्ट है। तो पहली तो इसके अंदर ये चीज़ टीचर के पास अवेयरनेस होनी चाहिए, कोर कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सब्जेक्ट, ये क्लियर होने चाहिए टीचर के पास। दूसरे नंबर पे रिलेट सब्जेक्ट नॉलेज टू रियल लाइफ एप्लीकेशंस एंड क्रॉस करिकुलर लिंक्स। टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट के अंदर नॉलेज पढ़ा रहा है टीचर बच्चों को, वो रियल लाइफ के अंदर अप्लाई किस तरह से होती है। और बच्चों को भी इसे ये समझना है
कि वो किस तरह से रियल लाइफ के अंदर वो नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि क्रॉस करिकुलर लिंक्स, दूसरी हमारे पास जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट करके बताए। तो ये भी टीचर से एक्सपेक्ट किया गया है सब्जेक्ट मैटर के अंदर कि सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन से और क्रॉस करिकुलर लिंक्स के अंदर देखे चीज़ों को। उसके बाद नंबर 3 पे पॉइंट है हमारे पास, स्टे अपडेटेड विथ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द सब्जेक्ट एरिया। टीचर के खुद के सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ा रहा है उसमें एडवांसमेंट्स क्या हैं, लेटेस्ट क्या डेवलप हुआ है। अगर साइंस का टीचर है, कुछ थ्योरीज पढ़ा रहा है, तो उन थ्योरीज के हवाले से रिसर्च भी करता रहे कि उस थ्योरी के अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशंस आई हैं, कोई चेंजेस आई हैं, तो उन चीज़ों के हवाले से भी टीचर अवेयर रहे, ना कि ओल्ड कॉन्सेप्ट और आउटडेटेड जो कंटेंट है वही पढ़ाता रहे। तो ये भी टीचर के अंदर इस टीचर से ये एक्सपेक्ट किया गया है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर कि टीचर जो है वो अपडेटेड रहे, स्टे अपडेटेड विथ लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो भी मॉडिफिकेशंस हैं, लेटेस्ट जो भी चेंजेस आई हैं सब्जेक्ट के अंदर, उनके हवाले से टीचर अवेयर रहे। ये नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे रखी गई है। नंबर 4 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यूज एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी एंड एग्जांपल्स व्हाइल टीचिंग। टीचर को टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो, ना कि सिर्फ वो प्रोसेस को डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, बट उसका नाम क्या है, टर्म कौन सा इस्तेमाल करें उस ओवरऑल चीज़ के लिए। हम जैसे एक पूरी चीज़ हम डिस्क्राइब कर जाते हैं, कोई एक प्रोसेस है जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, वो एक टर्मिनोलॉजी है, टर्म है वो एक। तो टीचर उस चीज़ को डिस्क्राइब भी कर सके और टीचर को ये पता भी हो कि ये जो प्रोसेस है इसको हम ये टर्म जो इस्तेमाल करें वो फोटोसिंथेसिस होता है। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो टर्मिनोलॉजीज टीचर को क्लियर होनी चाहिए और टीचर वो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करे और रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं उनको ऐड करे। नंबर पहली चीज़ यहाँ पे क्या बताई गई है चौथी पॉइंट में, यूज़ एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी, टर्म्स को यूज़ करे, स्पेसिफिक जो टेक्निकल वर्ड्स हैं सब्जेक्ट के हिसाब से उनको यूज़ करे, एंड एग्जाम्पल्स का यूज़ करे वाइल टीचिंग, जब भी टीचिंग कर रहा है तब। तो ये भी टीचर से एक्सपेक्टेशन की गई है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात की गई है एड्रेस स्टूडेंट मिसकॉन्सेप्शंस। स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत नज़रिए से देख रहे होते हैं। तो ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इंफॉर्मेशन के अंदर कोई गैप्स हैं, अगर कोई पॉइंट, अगर कोई बात स्टूडेंट गलत तरीके से परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनका ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो उसे मिसपर्सीव कर रहे हैं चीज़ों को, उसे टीचर सही करे, टीचर उन्हें सही कॉन्सेप्ट बताए, उनके मिसकॉन्सेप्शंस दूर करे, या कोई चीज़ उन्हें समझ में नहीं आई है तो उसे सही से समझाए सब्जेक्ट के हवाले से। एंड क्लेरिफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इफेक्टिवली, और कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं जो बच्चे सही से नहीं समझ पा रहे, इजीली नहीं समझ पा रहे, तो उनको डिफरेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सही तरह से क्लेरिफाई करके बताए, ब्रेक करके, कैटेगराइज करके, इंफॉर्मेशन को इजी करके अंडरस्टैंड कराए बच्चों को। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट थी जी, या फर्स्ट हमारे पास बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर बेसिक जो हमारे पास चीज़ है ये है कि टीचर जो है उसके पास सब्जेक्ट के हवाले से एक स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के हवाले से टीचर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। उसमें उसके कोर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, सब्जेक्ट के फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं कि सब्जेक्ट किस नौइयत का है, और सब्जेक्ट नॉलेज को रियल लाइफ एप्लीकेशन में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, और दूसरे करिकुलम क्रॉस करिकुलर लिंक्स क्या हैं उसकी। और फिर हमारे पास है लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, उस चीज़ के हवाले से भी टीचर जो है वो अवेयर होना चाहिए, टर्मिनोलॉजीज़ का पता हो और यूज़ करे टीचर, एग्जांपल्स का भी यूज़ करे, और मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करे, और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ अगर कोई हैं तो उन्हें ब्रेक करके ईजी करके बच्चों को समझाए। सो ये है हमारे पास फर्स्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, विच इज़ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। में इसके सब्जेक्ट के हवाले से नॉलेज या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टीचर्स के पास।
ओके, सेकंड यहाँ से आगे देखेंगे हमारे पास स्टैंडर्ड। सेकंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है जी हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारे पास रिलेट कर रहा है कि जो इंसान हैं वो किस तरह से ग्रो करते हैं, किस तरह से डेवलप होते हैं। इसके अंदर हम चाइल्ड डेवलपमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं। पॉइंट्स में देखते हैं आगे। सबसे पहली चीज रिकॉग्नाइज द, पहली चीज यहाँ पे क्या बात की गई है, रिकॉग्नाइज द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस जो हैं उनका पता होना चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो वेरियस थ्योरीज हैं, जैसे पियाजेट की थ्योरी है, रिक्सन की थ्योरी है। तो डिफरेंट जो थ्योरीज हैं हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बात हो रही है चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस को आइडेंटिफाई करे टीचर, डेवलपमेंट को समझे कि किस तरह से जो है वो बच्चे, इंसान, ह्यूमन डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू गुजर के ग्रो करते हैं एंड डेवलप करते हैं। उस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। वो इन कैटेगरीज के अंदर होगी। कॉग्निटिव हो सकती है, कॉग्निटिवली किस तरह से बच्चे जो हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं, सोशली किस तरह से डेवलप करते हैं खुद को, इमोशनली किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, फिजिकली किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, वो सारे स्टेजेस का पता होना चाहिए टीचर को। ये सारी चीज़ें जब टीचर को पता है तो इन सबको कनेक्ट करके टीचर सही से बच्चों को पढ़ा सकता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये नेसेसरी है सबसे पहले कि बच्चों को समझा जाए बच्चे डेवलप किस तरह से होते हैं, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है। वेरियस थ्योरीज हमारे पास प्रेजेंट हैं और रिसर्च टीचर खुद कर सकता है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल डोमेन्स के अंदर बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकता है, बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकता है और उसके बेसिस पे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। तो पहली चीज़ हमारे पास ये है। ह्यूमन ग्रोथ के अंदर क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उनको टीचर अंडरस्टैंड करे, समझे। दूसरी पॉइंट, आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, उसकी एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। ये जो हमारे पास हैं 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, MI थ्योरी जो हमारे पास है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसके अंदर 9 डिफरेंट जो इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं वो बताए गए हैं। सो वो डिस्क्राइब करता है कि जो हमारे पास बच्चे हैं उनके लर्निंग स्टाइल्स अलग होते हैं, उनकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं। तो टीचर को ये भी समझना ज़रूरी है हर किस्म का लर्निंग स्टाइल, बच्चों के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से किस तरह से उसे टीचिंग में मॉडिफिकेशन ले आनी है, किस तरह से उन्हें मैनेज करना है, किस तरह से उन्हें गाइड करना है। ये सारी चीज़ें जो है टीचर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स और एबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास जो इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं, लर्निंग बिहेवियर्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको अंडरस्टैंड करना टीचर के लिए ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे सामने लिखा है विजुअल्स, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इस तरह से जो हमारे पास थी इंटेलिजेंस के टाइप थे। सो ये यहाँ पे इस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं ह्यूमन ग्रोथ के अंदर, कि लर्निंग स्टाइल जो है बच्चों का और जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं बच्चों की, उसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो टीचर को क्लियर होनी चाहिए, वो उन्हें अंडरस्टैंड करे और इम्प्लीमेंट कर सके, अपनी टीचिंग के हिसाब से उन्हें यूज़ कर सके टीचर। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे बात की गई है एडाप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नीड्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेस और नीड्स के अंदर क्या है कि हर बच्चा जो है वो एक मुख्तलिफ होता है, डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट हैं, लेवल डिफरेंट है। सो टीचर के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो एडाप्ट करे अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को, लाइक जो बच्चों का लेवल है उस लेवल के हिसाब से टीचिंग करे, नॉट कि टीचर खुद क्या है, खुद क्या करना चाहता है उस चीज़ को नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखे, बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर उनके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे रखे, दैन उनको अकॉर्डिंगली गाइडेंस देता रहे। जिसको जिस तरह की नीड है उसको उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, उसी मेथड के अकॉर्डिंग सिखाता रहे। जो बच्चे प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं उन्हें प्रैक्टिस के थ्रू सिखाए, जो बच्चे डायरेक्टली लाइक रीडिंग के थ्रू सीख रहे हैं, रीडिंग राइटिंग के थ्रू, उन्हें रीडिंग राइटिंग के थ्रू सिखाए। एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं तो एक्टिविटीज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू सीख रहे हैं तो गेम्स के थ्रू सिखाए। वो टीचर को अडॉप्ट करनी होगी अपनी स्ट्रेटजीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे और नीड्स के बेसिस पे।
सो ये भी हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद सपोर्ट स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिफिकल्टीज और डिसेबिलिटीज। टीचर के लिए ये भी ज़रूरी है कि ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर अगर कुछ एरर्स हो रही हैं या कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, सही तरह से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो उन्हें हम डिफ़िकल्टीज़ या डिसेबिलिटीज़ कंसिडर करते हैं। सो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या डिसेबिलिटीज़ जो हैं, टीचर को उन्हें सपोर्ट करना है। जैसे डिसेबिलिटीज़ या डिफ़िकल्टीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या डिसऑर्डर्स की बात करते हैं उनमें, जैसे कि हमारे पास एक है डिसलेक्सिया है। अगर डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया के अंदर क्या हो रहा है? डिसलेक्सिया के अंदर अच्छा, डिसलेक्सिया जैसी अगर हमारे पास डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं बच्चों की, तो उन्हें स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करे टीचर। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले जो बच्चे हैं या जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जो सही तरह से लर्न नहीं कर पा रहे या उन्हें लर्निंग में कोई प्रॉब्लम्स हैं, प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एपीडी होता है या वीपीडी होता है, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, या ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडियो से रिलेटेड है हमारे पास, आवाज़ से रिलेटेड। सो ऐसी कोई अगर एरर्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उनको टीचर को स्पेसिफिकली सपोर्ट करना होगा। उनके लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के हिसाब से उन्हें अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होगा और उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको कम करना होगा, उनको जो है वो ऑलमोस्ट डिक्रीज़ में से ख़त्म करना होगा डिफ़िकल्टीज़ को। उसके लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करे टीचर और स्पेसिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करे ऐसे लर्नर्स को। तो ये भी टीचर से एक्सपेक्ट किया गया है और इसमें हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उनको स्टडी करना भी ज़रूरी है, टीचर के लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। सो यहाँ पे बात की गई है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट नर्चर्स सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। टीचर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे बेस्ड ऑन ये जो हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज थी और जो डिफरेंट हमारे पास इंटेलिजेंस के टाइप्स होते हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और नीड्स होती हैं, जो लर्निंग डिफिकल्टीज और डिसेबिलिटीज होती हैं, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए टीचर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पे बच्चे सोशली जहाँ पे बच्चे सोशली डेवलप कर रहे हैं खुद को एंड इमोशनली डेवलप कर रहे हैं खुद को, जो बच्चों की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे वर्क करे और कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट पर भी वर्क करें। तो इस तरह का हमारे पास एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना टीचर के लिए ज़रूरी है और ये भी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है कि ना सिर्फ वो ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को टीचर समझे, बट ह्यूमंस को ग्रो और डेवलप करने में हेल्प भी करे, बच्चों को ग्रो करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे जिसमें वो खुद को डेवलप कर पाएँ। तो ये हमारे पास था जी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आगे देखेंगे नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ एंड सोशल लाइफ स्किल्स। एथिकल वैल्यूज़ की बात हो रही है यहाँ पे, तो एथिकल वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास क्या है, टीचर के अंदर खुद के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और ना सिर्फ ये चीज़ें होनी चाहिए बट टीचर जो है वो बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाए प्रैक्टिकल वेज के अंदर। मॉडल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, टॉलरेंस, जस्टिस, एम्पैथी जैसी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज आ जाते हैं, ईमानदारी, टॉलरेंस के अंदर सब्र आ जाती है, जस्टिस के अंदर इंसाफ करना, एम्पैथी, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना, इमोशंस को समझना। तो ये जो वैल्यूज हैं बेसिक, ये टीचर के अंदर खुद के अंदर भी होने चाहिए और टीचर जो है वो ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप भी करे, ये भी टीचर से एक्सपेक्ट किया गया है। उसके बाद इंटीग्रेट इस्लामिक एंड सिविक वैल्यूज बेस्ड ऑन कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक इंफॉर्मेशन जो है उसको भी लेसन्स के अंदर और क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करें। जो मॉरल वैल्यूज़ इस्लाम के अंदर बताए गए हैं उनको इंटीग्रेट करें एंड प्लस में सिविक वैल्यूज़ हमारे पास सिटीजनशिप से रिलेटेड आ जाते हैं कि जो हमारे पास लॉ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, या सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, एक शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हक क्या हैं, वो वैल्यूज़ जो हैं एथिक्स सिटीजनशिप के हवाले से जो हैं
जिसे गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है। सो वो भी लेसन के अंदर और क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करने होते हैं। इसके इस्लामिक रूल्स एंड वैल्यूज इंक्लूड करनी है, और दूसरा सिटीजनशिप बेस्ड जो कि वैल्यूज हैं वो भी इंटीग्रेट करनी है, यूज़ करनी है लेसन एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर टीचर को। उसके बाद है जी इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। ये भी एक ज़रूरी है यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर। कल्चर, बच्चों के अंदर ये सेंस डेवलप करना है कि ये बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों के कल्चर को रिस्पेक्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, दूसरे बच्चों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, कास्ट और रेसिस की रिस्पेक्ट करें, डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करें, और जो है रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, उनके बैकग्राउंड की, फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड जो भी है उनकी रिस्पेक्ट करें सारे बच्चे। टीचर खुद को भी ये चीज़ करनी है और बच्चों को भी यही सिखाना है टीचर को। उसके बाद है जी टीच कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास बहस या डिबेट इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए ये भी टीचर को सिखाना है। और डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, कि किस तरह से डिसीजन लें बच्चे, वो भी टीचर को बच्चों को सिखाना है यहाँ पे। उसके बाद है जी फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। बच्चों के अंदर नेशनल आइडेंटिटी का सेंस डेवलप करना है, ताकि बच्चे जो हैं वो एक खुद की नेशनल आइडेंटिटी पर प्राउड फील करें। और दूसरा ये है कि ग्लोबल सिटीजनशिप ये है कि हम ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे खुद को देखते हैं, तो वर्ल्ड के अंदर सबको मिलजुल के रहना है, सही से रहना है, हमें सबको अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर एक कंट्री में रह रहे हैं तो दूसरे कंट्रीज के अंदर जो है वो हम उनको कुछ भी बुरा भला बोलते रहें या कोई नेगेटिव चीज़ें करते रहें एक दूसरे के बारे में। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चों के अंदर ये चीज़ देनी है कि वो अपने आइडेंटिटी जो है, नेशनल आइडेंटिटी जो है, वो नेशनल आइडेंटिटी पर फख्र महसूस करें, प्राउड फील करें। नेशनल आइडेंटिटी का सेंस डेवलप करना है बच्चों में, एंड एट द सेम टाइम ग्लोबल सिटीजनशिप को भी देखना है कि हम ग्लोब ग्लोब का पार्ट हैं, पूरी वर्ल्ड का एक पार्ट है। सो वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि हमें पाकिस्तान के बाहर जो है हमें किसी और कंट्री से कोई काम नहीं पड़ेगा या उनसे हम रिलेशन ख़राब कर लें। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है, हमें सारी कंट्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी है और वर्ल्ड के अंदर एक होके रहना है। ऐसा सेंस जो है वो बच्चों के अंदर डेवलप करना है टीचर को। सो ये था नंबर 3 स्टैंडर्ड नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़ एंड सोशल लाइफ स्किल्स के हवाले से। उसके बाद आगे देखते हैं तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज आ जाता है। इसके अंदर टीचर अपनी प्लानिंग किस तरह से कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करता है, वो इन्फॉर्मेशन रखी गई है। यहाँ से सबसे पहली चीज़ ये है कि टीचर को ये पता होना चाहिए या टीचर को ये काम आना चाहिए कि सेट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट कर ले करिकुलम के हिसाब से, अलाइन विद द करिकुलम। करिकुलम के अंदर जो चीज़ें रखी गई हैं, सिलेबस के अंदर जो चीज़ें हमारे पास हैं, उनके हिसाब से टीचर को ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने आने चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करें। जब ऑब्जेक्टिव्स टीचर के पास क्लियर होंगे, मकसद क्लियर होगा, तो उसके बेसिस पे टीचिंग करेगा और उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि हम एक इफेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे और बच्चों को अच्छे से सिखा पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो हमारे पास टीचिंग जो है वो बेमाने हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट थिंग ये है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से क्लैरिटी होनी चाहिए टीचर को, और ऑब्जेक्टिव सेट करने आने चाहिए करिकुलम के हिसाब से। दूसरी चीज़, लेसन प्लानिंग एक्सपेक्ट की गई है टीचर से। प्रिपेयर लेसन प्लान्स दैट आर एज अप्रोप्रिएट एंड एंगेजिंग। लेसन प्लान्स भी ऐसे होने चाहिए जो कि एज एज अप्रोप्रिएट हों। बच्चों की जो एज है उसके हिसाब से, बच्चों का जो लेवल है, बच्चों का जो ग्रेड है, उसके हिसाब से लेसन प्लानिंग करे टीचर। और एंगेजिंग प्लान होना चाहिए, एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करे। बच्चे जो है वो इन्वॉल्व होने, स्टूडेंट सेंटर्ड होने चाहिए, बच्चे एक्टिव होने चाहिए। हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस, लर्निंग बाय डूइंग का जो मॉडल है हमारे पास, उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिसमें बच्चे मैक्सिमम एंगेज्ड हैं। टीचर गाइड कर रहा है बट बच्चे जो हैं वो एंगेज्ड रहते हैं वहाँ पे। सो ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि एज अप्रोप्रिएट लेसन प्लानिंग और एंगेजिंग लेसन प्लानिंग जो है वो टीचर को आनी ज़रूरी है।
लेसन प्लानिंग के हवाले से टीचर एक्सपर्ट होना चाहिए, उसे पता हो कि लेसन प्लान किस तरह से डिज़ाइन करना है, फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है और एवोल्यूट किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें टीचर को पता होनी चाहिए यहाँ पे। आगे डिस्कस करेंगे तो टीचिंग मेथड्स के हवाले से बात होती है। यूज़ अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए टीचर के पास। यहाँ पे डिस्कशन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग और दूसरे हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जो कि टीचर या इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होते हैं और स्टूडेंट या लर्नर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, तो उनके हवाले से टीचर के पास अवेयरनेस होनी चाहिए। टीचिंग मेथड्स का टीचर को पता होना चाहिए और ना सिर्फ पता होना चाहिए बट टीचर उन्हें यूज़ भी करे क्लासरूम के अंदर एज ऑफ द सब्जेक्ट के जो नेचर हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से। सो ये भी इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया टू एनहेंस इंस्ट्रक्शन। लेसन के अंदर टेक्नोलॉजी या मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकता है टीचर, करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लेसन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया का यूज़ करे टीचर, ये भी टीचर से एक्सपेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोवाइड रेमिडियल एंड एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर अगर कोई चीज़ रह रही है तो वहाँ पे रेमिडियल एक्टिविटीज़ या एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ मतलब कि सॉल्यूशंस के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर कोई एरर्स हैं, कोई मिस्टेक्स हैं, कोई गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे लर्निंग में, तो उनको सॉल्व किस तरह से करें। तो सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टीचर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराए जहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद को डेवलप कर पाएँ, खुद की जो मिस्टेक्स वो कर रहे थे उन मिस्टेक्स को कवर कर पाएँ। तो ये भी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमारे पास टीचर से एक्सपेक्ट किया गया है। तो ये हमारे पास था जी नंबर 4, स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज़। ओके, ये नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम जब टीचिंग करते हैं, टीचिंग के बाद असेसमेंट भी ज़रूरी है क्वालिटी को मेजर करने के लिए और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमने मीट किया है या नहीं वो चीज़ देखने के लिए। तो असेसमेंट के अंदर टीचर से क्या एक्सपेक्ट किया गया है, ये है कि सबसे पहले टीचर को असेसमेंट के डिफरेंट टाइप डिज़ाइन करने आनी चाहिए। असेसमेंट जैसे कि फॉर्मेटिव है, समेटिव है या फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, बेसिक लेसन्स के अंदर हम ये यूज़ करते हैं कॉमनली। तो डिज़ाइन करना आना चाहिए फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट और उन्हें एडमिनिस्टर मतलब कि यूज़ करना, इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। पहली टीचर्स के साथ ये एक्सपेक्टेशन रखी गई है। दूसरी चीज़, यूज़ मल्टीपल टूल्स। असेसमेंट सिर्फ एक टेस्ट का नाम नहीं है। असेसमेंट के अंदर हम मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम क्विज़ेस का इस्तेमाल करते हैं, ओरल क्वेश्चनिंग, वाइवा वॉइस जैसे आ जाती है या फिर डिफरेंट रूब्रिक टूल्स यूज़ करते हैं, चेक लिस्ट हमारे पास आ जाती है या पीयर असेसमेंट किस तरह से हो सकती है उस पर भी टीचर को वर्क करना चाहिए। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की असेसमेंट पे वर्क करना चाहिए, ग्रुप्स के अंदर असेसमेंट किस तरह से ले सकता है। सो मल्टीपल टूल्स जो हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज जो हैं असेसमेंट के हवाले से, वो टीचर को इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए। देन हमारे पास है प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू सपोर्ट लर्निंग। ये भी टीचर के लिए ज़रूरी है कि असेसमेंट तो कर ली, असेसमेंट के बाद जो डेटा मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, उसके बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मीन्स कि एक ऐसी फीडबैक जो बच्चों को उनकी गलतियों के बारे में बताए और उन्हें सॉल्यूशंस दे, सजेशंस दे कि किस तरह से वो इम्प्रूव करें। ऐसी एक प्रोडक्टिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है जो उनकी लर्निंग को सपोर्ट करती हो, बच्चों की लर्निंग को सपोर्ट करती हो, वो देना भी टीचर का काम है। ना सिर्फ असेसमेंट ले बट उस असेसमेंट पर एक प्रॉपर फीडबैक भी दे। सो ये भी टीचर से एक्सपेक्ट किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एनालाइज असेसमेंट डेटा टू इन्फॉर्म टीचिंग प्रैक्टिसेस। असेसमेंट से जो हमें डेटा मिली है उस डेटा को एनालाइज करें हम एज अ टीचर, या टीचर का ये काम है कि एनालाइज करे असेसमेंट डेटा को ताकि वो टीचिंग प्रैक्टिसेस को इन्फॉर्म कर सके, टीचिंग प्रैक्टिसेस को डिसाइड कर सके, उन्हें बेटर बना सके कि इन फ्यूचर हमने जो पहले टीचिंग स्ट्रेटजीज प्रैक्टिसेस कर रहे थे
उनका रिजल्ट क्या है और उनको बेटर करने के लिए हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं करंट जो हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं उनको, या फिर कोई नई प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो टीचिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उनका सही यूज़ करना, उनको समझने के लिए असेसमेंट की डेटा को एनालाइज करना भी टीचर को आना चाहिए, और डेटा को समझना भी चाहिए टीचर को। देन ये बताया गया है कि मेंटेन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग पॉलिसीज। असेसमेंट के अंदर ये भी ज़रूरी है कि जब हम ग्रेडिंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, मार्किंग सिस्टम हमारे पास जो है पॉलिसीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट इस तरह से कि ओपन होनी चाहिए, जो भी रिजल्ट्स हैं जिस तरह से भी हैं वो ओपन होनी चाहिए, बिल्कुल स्टूडेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली अवेलेबल होनी चाहिए। कोई उसमें लाइक ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स जो है वो हाइड की गई हैं या रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं कि हमने पेपर चेक कर लिए, हम रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स को नहीं बता रहे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और दूसरा यहाँ पे बात की गई है फेयर, मीन्स कि जस्टिस हो वहाँ पे, किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें उनकी ग्रेडिंग करनी चाहिए। सो फेयर ग्रेडिंग पॉलिसी होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंट मीन्स कि ओपन होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि उनकी क्या रिजल्ट्स हैं, क्या उन्होंने परफॉर्म किया है, और किस तरह का उनका जो रिपोर्ट है वो किस तरह से फॉर्म की गई है। क्लियर पॉलिसीज़ हों, उन पॉलिसीज़ के अंदर ये भी जो है वो बताया जाए कि मार्किंग जो सिस्टम था वो हमारे पास था क्या, और बच्चों को किस तरह से मार्क्स दिए गए हैं। ये सारी एक क्लैरिटी जो है वो देनी चाहिए बच्चों को। तो ये हमारे पास लास्ट लास्ट है जी, मेंटेन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग पॉलिसीज़। तो ये नंबर 5 हमारे पास स्टैंडर्ड था असेसमेंट, जिसमें टीचर को असेसमेंट के हवाले से वेरियस चीज़ों का पता होना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। देन हमारे पास है जी नंबर 6 लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट अगेन एक हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर है टीचिंग के अंदर। एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकता है। तो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना आना चाहिए टीचर को, कि किस तरह से एनवायरनमेंट को क्रिएट करे जो लर्निंग को सपोर्ट करता हो, जिसके अंदर लर्निंग इफेक्टिव तरीके से हो सके। तो उसके अंदर टीचर से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि सबसे पहली चीज़, प्रोमोट अ क्लासरूम कल्चर बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। मतलब कि क्लासरूम का एक ऐसा कल्चर, क्लासरूम के अंदर एक ऐसा सिस्टम या एनवायरनमेंट टीचर क्रिएट करे जिसके अंदर क्या हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। जो बच्चे हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, टीचर बच्चों की रिस्पेक्ट करे, बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट करें, स्टूडेंट्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और ट्रस्ट हो एक दूसरे पर। सो इससे क्या होगा, जब ट्रस्ट होगा और रिस्पेक्ट होगा तो क्लासरूम के अंदर डिस्टर्बेंस कम होगी, सब बच्चे एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करेंगे, तो किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई डिबेट वगैरह नहीं होंगे, और लर्निंग प्रोसेस हमारे पास स्मूथली वर्क करेगा। सो लर्निंग एनवायरनमेंट में पहली चीज़ ये है कि क्लासरूम का ऐसा कल्चर या एनवायरनमेंट क्रिएट करे टीचर जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एंड ट्रस्ट हो। उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है, इस्टेब्लिश एंड कम्युनिकेट क्लियर रूल्स एंड रूटीन। रूल्स एंड रूटीन को टीचर क्लियर करे, स्कूल के अंदर भी और क्लास के हवाले से भी, कि किस तरह से बच्चों को जो है वो बिहेव करना है, किस तरह से उन्हें लाइक पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी को फॉलो करना है, दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों को करने हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें अवॉइड करना है बच्चों को, वो क्लियरली टीचर बच्चों को बता दे, उन्हें गाइड कर दे। ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो इस्टेब्लिश करे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, रूल्स एंड रूटीन्स को, टाइम टेबल्स को सेट करे, शेड्यूल्स को सेट करे, इस्टेब्लिश करे, और कम्युनिकेट करे, मीन्स कि उन्हें गाइड करे बच्चों को कि किस तरह से रूल्स बनाए गए हैं और उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, और रूटीन्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ें टीचर को सेट भी करनी है और गाइड भी करना है बच्चों को। ये भी लर्निंग इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। उसके बाद क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स पार्टिसिपेशन एंड कोलाबोरेशन। एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें,
वॉलंटियरली बच्चों का इंटरेस्ट हो एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने में, लर्निंग को ऑन करने में, बच्चे खुद अपनी लर्निंग को ऑन करें, पार्टिसिपेट करें जो भी एक्टिविटीज़ हैं लर्निंग से रिलेटेड उनमें। और दूसरा है कोलाबोरेशन, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बच्चे जो है वो काम करें, टीम वर्क, ग्रुप वर्क पे फोकस करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे से। सो ऐसा एक हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे एंगेज्ड भी रहें, खुद पार्टिसिपेट करें वॉलंटियरली, और कोलाबोरेट भी करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के वर्क भी करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे से। नेक्स्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट में हमारे पास अगर कुछ इश्यूज हैं लाइक एज बुलिंग है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंसेस हैं, अगर कोई बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को बोल रहे हैं बेस्ड ऑन देयर रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे, लुक्स के बेसिस पे, फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे बोल रहे हैं, बुली कर रहे हैं, या फिर लाइक बुलिंग के अंदर क्या है, फिजिकली अगर किसी ने बुली कर लिया किसी को, कि एक बच्चा है दूसरे स्टूडेंट को चमाट मार दी, थप्पड़ मार दिया, सो वो एक क्या हो गया, बुलिंग के अंदर आ गया। तो टीचर को ऐसे इश्यूज को हैंडल करना है। डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कोई किसी को बुरा भला कह रहा है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से, या कोई उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस के बेसिस पे कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं तो उनको एड्रेस करना। या फिर बिहेवियरल इश्यूज, कुछ स्टूडेंट्स के अंदर उनका बिहेवियर सही नहीं है तो उनको एड्रेस करना विथ सेंसिटिविटी। तो ये भी टीचर का काम है। बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन, बिहेवियरल इश्यूज या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर और जो भी हमारे पास कॉमन इश्यूज क्रिएट होते हैं उन सारे इश्यूज को एड्रेस करना है, उन्हें जो है वो रिमूव करना है और एक स्मूथ लर्निंग एनवायरनमेंट टीचर को क्रिएट करना है। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि इंश्योर फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। फिजिकल सेफ्टी से क्या है कि फिजिकली उन्हें कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, जो उनके ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी सेफ होने चाहिए, जैसे कि बच्चा है तो उससे कोई नुकसान ना पहुंचे फिजिकली, या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, स्टडी के मटेरियल्स हैं वो भी सेफ होने चाहिए, जैसे कि बैग्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें सेफ होनी चाहिए, उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचे, ये इंश्योर करना है। और दूसरा इमोशनल सेफ्टी, बच्चों की इमोशनली जो है वो बच्चे जो कॉन्फिडेंट फील करें और सेफ फील करें खुद को, ऐसा एक इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है। सो ये लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट हमारे पास नंबर 6 स्टैंडर्ड आ जाता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान के अंदर। आगे देखेंगे नंबर 7 पर हमारे पास है जी, अच्छा नंबर 7 पर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, आईसीटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीचर के लिए ज़रूरी है, और आईसीटी टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास वो भी आजकल 21st सेंचुरी के अंदर काफ़ी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ है। सो इन चीज़ों के हवाले से भी टीचर को पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि यूज़, यहाँ पे बात की गई है यूज़, क्लियर, एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। लैंग्वेज के हिसाब से बात करें, कम्युनिकेशन में क्या आता है कि हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, जो हमारे पास कंटेंट है, वो कंटेंट बच्चों के लेवल के हिसाब से होना चाहिए, और दूसरी बात क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह तरीके से हम वो बात करें और बच्चों के हिसाब से लैंग्वेज कंटेंट सेलेक्ट करें। एंड प्रोमोट एक्टिव लिसनिंग, हमें एक्टिव लिसनिंग को प्रोमोट करना है। एंड एक्सप्रेशन एंड डायलॉग, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एक्टिवली लिसन करें बच्चे, उन्हें ये सिखाना है। टीचर खुद के अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। एक्सप्रेशन और डायलॉग को क्लियर करना है, बच्चों को ना सिर्फ ये चीज़ें मीन्स के बतानी है, बट उनके अंदर ये चीज़ें क्रिएट करनी है कि खुद को किस तरह से वो एक्सप्रेस करें, किस तरह से वो डायलॉग्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व हों। ये सारी चीज़ें टीचर को खुद भी करनी है, टीचर खुद को भी ये चीज़ें आनी चाहिए पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये बच्चों को भी टीचर को सिखानी है। उसके बाद नंबर 2 पे है कोलाबोरेट प्रोफेशनली विथ कलीग्स, स्टाफ एंड द स्कूल कम्युनिटी। मतलब कि जो भी उसके कलीग्स हैं, जो टीचर के साथ काम करते हैं, दूसरे टीचर्स हैं, या जो स्टाफ है, दूसरा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाता है, या स्कूल के अंदर जो भी कम्युनिटी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स वगैरह, या स्कूल मीन्स के जो स्कूल के अंदर जो पर्सन्स आ जाते हैं, और बाहर जो पेरेंट्स वगैरह आते हैं, या ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उन सब के साथ एक प्रोफेशनल कोलाबोरेशन होनी चाहिए टीचर की। उन सब के साथ कांटेक्ट में रहे, उन सब के साथ जो है वो प्रोफेशनल टॉक्स के अंदर रहे कंटिन्यूली।
सो ये भी टीचर से एक्सपेक्ट किया गया है, ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। हमें सबके साथ कम्युनिकेशन में रहना है एज अ टीचर। जो भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना कंपलसरी है। देन है जी इंटीग्रेट आईसीटी टूल्स। आईसीटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनको इंटीग्रेट करना, यूज़ करना टू इनहेंस टीचिंग असेसमेंट एंड एंगेजमेंट, ताकि हम टीचिंग को इम्प्रूव करें, असेसमेंट को इम्प्रूव करें और बच्चों को एंगेज फील कराएं, एंगेज रखें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में। सो ये भी एक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम टीचर्स कि आईसीटी टूल्स को इनहेंस करें, इंटीग्रेट करें टीचिंग असेसमेंट को एनहेंस करने के लिए और एंगेजमेंट को एनहेंस करने के लिए। देन नंबर 4 फैक्टर है कम्युनिकेट विथ पेरेंट्स और गार्डियंस ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू वेरीड चैनल्स, मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू, मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू जो बच्चों के वालिदैन हैं, जो उनके संभालने वाले हैं गार्डियंस, उनके साथ डिस्कशन करता रहे टीचर। वो डिस्कशन किस बेसिस पे हो सकती है, वो बच्चों की जो प्रोग्रेस है, बच्चों के जो बिहेवियर्स हैं उनके हवाले से डिस्कस करता रहे। बच्चों का होम के अंदर एनवायरनमेंट क्या है, सिस्टम क्या है लर्निंग का, वो चीज़ देखता रहे। सो कम्युनिकेशन जो है वो टीचर की कंटिन्यू रहे, किसके साथ, बच्चों के साथ, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, उनके साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर, नेक्स्ट है हमारे पास कि अच्छा, यूज़ डिजिटल कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है, ऑनलाइन टूल्स जो है हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए, उनको इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ मेंटेन आईसीटी स्किल्स। आईसीटी स्किल्स होनी चाहिए टीचर के पास। देन हमारे पास है रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप। डिजिटल सिटीजनशिप पर भी वर्क करना चाहिए, टीचर को प्रमोट करना है कि डिजिटल सिटीजनशिप जो है वो किस तरह से मेंटेन हो सकती है, या सिटीजनशिप के हवाले से टेक्नोलॉजी बेस्ड सिटीजनशिप जो है, डिजिटल सिटीजनशिप जो है उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए टीचर के पास। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थी अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड के अंदर। कि डिजिटल कम्युनिकेशन, लास्ट में ये है कि डिजिटल कम्युनिकेशन पर वर्क करे टीचर, यूज़ करे। और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या है कि डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हमारे पास कॉमन है, उनको यूज़ करें इफेक्टिवली। या दूसरे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारे पास चीज़ें हैं, एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, तो उसके थ्रू डिजिटली कम्युनिकेट कर सकता है। आईसीटी स्किल्स जो है वो टीचर अपनी डेवलप करे। और डिजिटल सिटीजनशिप के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप जो है उसको प्रमोट करे टीचर। ये कुछ चीज़ें जो है वो टीचर से एक्सपेक्ट की गई हैं। तो ये था हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इसके अंदर कोलाबोरेशन एंड पार्टनरशिप आ जाती है। कोलाबोरेशन और पार्टनरशिप के अंदर ये है कि टीचर जो है वो डिफरेंट आउटडोर पर्सन्स जो हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ पार्टनरशिप में रहे, उनके साथ कोलाबोरेट करे, उनके साथ मिल के वर्क करे टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में। तो वो किस तरह से हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे पहले बात करते हैं, एंगेज विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन स्कूल एक्टिविटीज़। कोलाबोरेशन में क्या है, पहली चीज़ ये है कि पेरेंट्स हैं या जो कम्युनिटी पर्सन्स हैं या कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ एंगेज रहे और उनको इन्वॉल्व करे स्कूल एक्टिविटीज़ के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पार्टिसिपेट इन स्कूल कमिटीज़ एंड कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलाबोरेशन में ये भी है कि टीचर जो है वो स्कूल की कमिटीज़, जैसे स्कूल में सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए डिफरेंट कमिटीज़, टीम्स बिल्डअप होती हैं, सो टीचर उनके अंदर पार्टिसिपेट करे और कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हो। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स किस तरह से, कोई एक रिसर्च बेस्ड काम हो रहा है स्कूल के अंदर, रिसर्च करने के लिए कोई काम हो रहा है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, या फिर दूसरे कोई प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वर्क टास्क जो दिए जाते हैं टीचर्स को, तो उनमें इन्वॉल्व वो टीचर पार्टिसिपेट करे, ये भी टीचर से एक्सपेक्ट किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो शेयर, यहाँ पे बात की गई है
शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस विथ पीयर टीचर्स एंड सपोर्ट न्यू कलीग्स। जो पीयर टीचर्स हैं, उसके कलीग्स हैं टीचर के, उनके साथ प्रैक्टिसेस को डिस्कस करता रहे, खुद उनसे सीखे, उन्हें सिखाए, ये चीज़ होनी चाहिए। और अगर कोई न्यू कलीग्स हैं, नए टीचर्स आ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करें, टीचिंग को अंडरस्टैंड करें, उनको टीचिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करें, गाइड करें उन्हें। ये भी कोलाबोरेशन और पार्टनरशिप के अंदर है, कोलाबोरेशन में आ जाता है। अच्छा, देन हमारे पास है पार्टनरशिप के बेसिस पे क्या है कि बिल्ड पार्टनरशिप विथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस फॉर रिसोर्स शेयरिंग। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एनजीओज हमारे पास आ गए। लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस किसी चीज़ से किसी सोशल काज के लिए वर्क कर रही हैं, तो टीचर उनके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करे, उनसे रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ कराए, या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन है, जैसे एक स्कूल है, उस स्कूल के पास अगर कोई चीज़ें जो हैं वो नहीं है, साइंस के हवाले से उन्हें एक्सपेरिमेंट करने थे, उस स्कूल के पास चीज़ें नहीं है, तो टीचर जो है वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट में आए और वहाँ उनको बोले कि हमें जो है वो कुछ प्रैक्टिसेस करानी है, एक्सपेरिमेंट कराने हैं, आप हमें कुछ चीज़ें जो है वो ये थोड़े टाइम के लिए ये रिसोर्सेज हमें दे दें, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और बाद में वापस दे देंगे। तो इस तरह से पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, या फिर रिसोर्सेज जो है वो गेन करने के लिए किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज वगैरह उनसे हेल्प ले सकते हैं। या इसमें ये भी हो सकता है, जैसे कि अगर ओवर क्राउडेड स्कूल्स हैं, यहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों के बैठने के लिए जगह कम है, तो पास में ही अगर कोई स्कूल है, तो वहाँ पे बच्चों को जो है वो कुछ क्लासरूम जो है वहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं, ये भी एक रिसोर्स शेयरिंग का एग्जाम्पल है। तो रिसोर्स शेयरिंग के हवाले से लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ पार्टनरशिप होनी चाहिए टीचर की। या एनजीओज वगैरह जो हैं, उनको भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं नंबर 4 में, पार्टनरशिप के अंदर। एनजीओज को हम बोल रहे हैं कि हमें इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, डेस्क की ज़रूरत है, या कोई और रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरत है, तो हम वो वहाँ से अरेंज करवा सकते हैं। या फिर जो कम्युनिटी पर्सनस हैं, उन्हें भी हम बोल सकते हैं कि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है स्कूल में, तो आप हमारी हेल्प करें, रिसोर्सेज अब जो है वो अरेंज करने में हमारी गाइड हेल्प करें, सपोर्ट करें। तो ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, देन नंबर 5 हमारे पास फैक्टर है कंट्रीब्यूट टू होल स्कूल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप एक्टिविटीज़। टीचर के लिए ये भी ज़रूरी है कि स्कूल की डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करे, कि स्कूल को किस तरह से ओवरऑल डेवलप किया जाए, और लीडरशिप एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहना है टीचर को। तो ये हमारे पास था कोलाबोरेशन एंड पार्टनरशिप स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। आगे देखेंगे कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये भी एक टीचर्स के लिए स्टैंडर्ड है कि प्रोफेशनली टीचर्स जो है वो डेवलप करते रहें खुद को, कंटिन्यूली जो है वो खुद को डेवलप करते रहें। अच्छा, इसमें क्या है, टीचर से ये एक्सपेक्टेशन है कि टीचर अटेंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग उनकी जो भी कराई जाती है वो, एंड वर्कशॉप जो है स्पेसिफिक पॉइंट के हवाले से या स्पेसिफिक स्किल के हवाले से जो ट्रेनिंग, शॉर्ट ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ठीक है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, और रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं वो अटेंड करते रहें टीचर्स कंटिन्यूली। रिफ्रेशर कोर्सेज क्या हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो रहे हैं टीचर्स के। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उनके अंदर टीचर इन्वॉल्व रहे, ताकि प्रोफेशनली जो है वो खुद को फ्रेश फील कराए और नई चीज़ें जो है वो सीखता रहे। दूसरी चीज़, रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस। टीचर जो भी टीचिंग प्रैक्टिसेस कर रहा है उन पे रिफ्लेक्शन दे खुद को, एंड सीक फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूव उनको किस तरह से कर रहा है उस चीज़ की फीडबैक जो है वो लेता रहे। स्टूडेंट से ले सकता है, पीएस से ले सकता है, खुद ही रिफ्लेक्ट करता है और एनालाइज करता है और खुद को ये फीडबैक देता है कि ये टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो इस तरह से होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ भी जो है वो टीचर कर सकता है। ओके, सो रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस पर टीचर रिफ्लेक्ट करे और फीडबैक ले इम्प्रूवमेंट पर्पस के लिए। उसके बाद है यहाँ पे जी, स्टे अपडेटेड विथ न्यू पेडागोजिकल ट्रेंड्स एंड रिसर्च। टीचर को अपडेट रहना है, नई पेडागोजिकल ट्रेंड्स क्या हैं, लाइक रिसेंट टाइम्स के अंदर कैसे नए तरीके से जो है वो न्यू स्ट्रेटजीज के साथ जो है वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या न्यूनेस आई है, या रिसर्च जो नई एजुकेशन के अंदर कंडक्ट की गई है, तो नई रिसर्च क्या है उसके हवाले से भी टीचर को पता होना चाहिए। सो टीचर को अपडेट रहना है पेडागोजी से रिलेटेड, एजुकेशन अपडेट, एजुकेशनल जो एडवांसमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड।
उसके बाद है जी नंबर 4, यूज सेल्फ एवोल्यूशन टूल्स। खुद को एवोल्यूट करने के लिए टूल्स इस्तेमाल करें। चेक लिस्ट आ गए, खुद की जो टीचिंग परफॉर्मेंस है उसको असेस करें। वो चेक लिस्ट हो सकती हैं, रूब्रिक्स हो सकते हैं, जिनके बेसिस पे खुद को कंटिन्यूली टीचर एवोल्यूट कर सकता है। तो ये चीज़ भी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर टीचर को करनी है। देन है जी हमारे पास कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल नेटवर्क्स और टीचर फॉर्म्स। हमारे पास डिफरेंट टीचर फॉर्म्स या एक नेटवर्क या ग्रुप जो है वो प्रोफेशनल बने हुए होते हैं। तो टीचर्स जो है उनके साथ मिलके कंट्रीब्यूट करें टीचिंग के हवाले से, एजुकेशनल एडवांसमेंट्स के हवाले से। तो ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर चीज़ें आती हैं। ओके, सो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड नेम्ड कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आगे देखेंगे, हमारे पास लास्ट है स्टैंडर्ड टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश की टीचिंग जो है वो भी आनी चाहिए, इंग्लिश की अवेयरनेस भी जो है वो टीचर्स के पास होनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, उसके अंदर क्या है इंग्लिश के हवाले से, पहली चीज़ ये है कि एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज सपोर्ट स्ट्रेटजीज। टीचर को स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए जो बच्चों के एज के हिसाब से हो, जैसे यूज एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज सपोर्ट स्ट्रेटजीज। इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, तो बच्चों की एज के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से उनकी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या यूज़ करे टीचर, कैसे उन्हें गाइड करे, उनके क्या स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, वो चीज़ें आ गई। टीचिंग किस तरह से करनी है लैंग्वेज की, सो इसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है टीच एकेडमिक वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स। टीचर को ये भी पता होना, ये भी सिखाना है बच्चों को कि एकेडमिक वोकेबलरी आ गई। एक तो ये चीज़ है कि हमारे पास जो सिलेबस के अंदर वोकेबलरी है वो टीचर को सिखानी है, और टीचर खुद को भी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए एकेडमिक वोकेबलरी। दूसरी चीज़ कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स जो है वो सिखानी है कि किस तरह से बच्चे जो है वो अंडरस्टैंड करें, चीज़ों को समझें। ओके, उसके बाद आगे देखेंगे इंटीग्रेट स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन लेसन। मीन्स के लैंग्वेज को एज अ होल इन्वॉल्व करना है, टीचर को यूज़ करना है। स्पीकिंग पर भी वर्क हो, लैंग्वेज की स्पीकिंग पर भी, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लिसनिंग, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग, चारों स्किल्स पर, लैंग्वेज की जो चार स्किल्स हैं, इन चारों स्किल्स पर वर्क करना है। यानी चार स्किल्स को यूज़ करना है टीचर को अपने लेसन्स के अंदर। देन यूज़ विजुअल्स एंड विजुअल एड्स एंड रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट टू सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज की लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए पहली चीज़ विजुअल एड्स को यूज़ करें। पिक्चर्स वगैरह आ गई, वीडियोस आ गए, इस तरह की कोई चीज़ें जो प्रैक्टिकली सामने करके दिखाए, तो विजुअल एड्स का यूज़ करें। एंड दूसरी चीज़ ये है कि रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, बच्चों की जो सराउंडिंग है, उनका जो कल्चर है, उनकी लाइफ से रिलेट करके अगर लैंग्वेज को सिखा रहा है तो बच्चे सही से लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो रियल लाइफ से रिलेट करके उन्हें लैंग्वेज सिखाए बच्चों को। तो ये भी टीचर से एक्सपेक्ट किया गया है यहाँ पर। उसके बाद लास्ट फैक्टर है हमारे पास encourage students to practice English in and outside the classroom। बच्चों को encourage करना है, स्टूडेंट्स को encourage करना है ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहें, इंग्लिश लैंग्वेज पर वर्क करते रहें। इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो लैंग्वेज, एंड आउटसाइड द क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर, घर में जनरली हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फ्रेंड्स के साथ, वो कम्युनिकेशन आ गई। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं, वहाँ पे हमें अगर कम्युनिकेट करना है तो वो वोकेबलरी आ गई, वो कम्युनिकेशन आ गई लैंग्वेज की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर को सिखानी है बच्चों को मोटिवेट करना है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस से मुराद के वो यूज़ करते रहें इंग्लिश को, क्लासरूम के अंदर भी यूज़ करें, क्लासरूम के बाहर भी यूज़ करें। तो ये हमारे पास था नंबर 10 स्टैंडर्ड टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। ओके, तो ये हमारे पास ओवरऑल यहाँ तक था टॉपिक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो टीचर्स के लिए एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन की तरह वर्क करते हैं। टीचर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे क्लियरली।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर्स के अंदर होनी ज़रूरी हैं, और ये सारी चीज़ें जब टीचर को क्लियर होती हैं, टीचर इन्हें अंडरस्टैंड करता है, यूज़ करता है, तो टीचर बेसिकली एक इफ़ेक्टिव टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर खुद को सेट कर पाता है, खुद को एस्टेब्लिश कर पाता है। ओके, सो इस वीडियो के लिए हमारे पास यही टॉपिक था। यहीं तक हमारे पास कंटेंट था। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। थैंक यू।